गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम लोग बीपीएससी का पीवाईक्यू कर रहे हैं, घटना चक्र का। तो इससे मैंने जो है कि इकोनॉमिक्स स्टार्ट किया है, क्योंकि ये जो एक टॉपिक है हमेशा छूट जाता है। और लास्ट टाइम में ना हम लोग बस करेंट अफेयर्स, हिस्ट्री, बिहार, ये सभी चीज़ों पे फोकस करते हैं। इसलिए लास्ट टाइम मतलब अभी 3 महीने के करीब है आपके पास। तो अभी ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सारे ना सब्जेक्ट आप एक बार अच्छे से रिवीजन कर लो। उसके बाद क्या होगा कि आप फिर वही 4 सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करने लगोगे। और जो 10-15 नंबर का जो इधर का आपका छूट जाता है कुछ 3-4 नंबर से, तो ये यहाँ पे बहुत सारा मैनेज करेगा। यहाँ तक कि आपको 10 साल का मैथ भी बना लेना चाहिए बीपीएससी का पीवाईक्यू से, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग पहला जो क्वेश्चन है इसका, आर्थिक विकास। आर्थिक विकास जो है क्वेश्चन, ये हम लोग देखते हैं 69 बीपीएससी में आपका पूछा है। भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप जो एक टॉपिक है वहाँ से लिया गया है। उत्पत्ति के नियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्पत्ति के नियम किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने के लिए आवश्यक मानदंड है। उत्पत्ति के नियम कस्टम एजेंसियों को यह जानने में मदद करते हैं कि किसी दिए गए उत्पाद पर कौन से नियम और कौन से शुल्क लागू होते हैं। इसका उपयोग व्यापार सांख्यिकी के प्रयोजन के लिए किया जाता है। उनका महत्व इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि कई मामलों में कर और प्रतिबंध आयतों के स्रोतों पर निर्भर करते हैं। तो क्या आप वन लाइनर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, क्या आपको लगता है ये 4 स्टेटमेंट वाले जो प्रश्न हैं आप 69 का जो बीपीएससी दिए होंगे, ज़रूर उनका इकोनॉमिक्स ख़राब गया होगा, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो है एनसीईआरटी का किताब से भी लिया जाता है इसमें। और रूल्स ऑफ ऑरिजिन, ठीक है, इसके बारे में बताया है। और ये सभी जो है आपके कथन सही हैं, यानी कि है क्या ये। चलिए बॉक्स में पढ़ते हैं हम लोग इसको, ठीक है। चलिए, चारों ऑप्शंस भी आपको दिखेंगे इसमें। उत्पत्ति का नियम जो है किसी उत्पाद का जो राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने के लिए एक आवश्यक मानदंड होता है। उत्पत्ति के नियम कस्टम एजेंसियों को यह जानने में मदद करता है कि किसी दिए गए उत्पाद पर कौन से नियम और कौन से शुल्क लागू होते हैं। इसका उपयोग व्यापार सांख्यिकी के प्रयोजन के लिए किया जाता है। इसका महत्व क्या होता है? इसका महत्व इस तथ्य से प्रमाणित हो जाता है कि कई मामलों में कर और प्रतिबंध आयतों के स्रोतों पर निर्भर करते हैं, ठीक है। इसमें जो है चारों आपके ऑप्शन सही हैं, ठीक है। उत्पत्ति का नियम किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने में मानदंड निर्धारित करता है, सही है। जो कस्टम एजेंसियां हैं वो उसको जानने में मदद करता है कि किसी दिए गए उत्पाद पर कौन से नियम और शुल्क लागू होंगे, और कि व्यापार सांख्यिकी के प्रयोजन के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। कई मामलों में तो कर और प्रतिबंध आयातों के स्रोत पर भी ये निर्भर करता है, ठीक है। चलिए 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, ये आपका 2024-25 का 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लिए जीडीपी की विकास दर लगातार कितनी होनी चाहिए। ये 24-25 का भी आपको बजट पूछ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ 25-26 का ही पूछेगा, क्योंकि एडो का एग्ज़ाम में आपका सारा पुराना डाटा, पुराना जो है करंट अफेयर्स पूछा है। तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा इसको, ठीक है ना। तो आपका ए आंसर है 8%। ये तो हम लोग लगातार पढ़ते आ रहे हैं, जीडीपी की विकास दर लगातार 8% होनी चाहिए। उस समय में 24-25 का जो आया था, ठीक है, तो वहाँ पे कहा गया था कि 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए हम लोगों को लगातार जीडीपी का विकास दर में 8% रहने की आवश्यकता जताई गई थी। तथापि कोविड-19 महामारी और वैश्विक परिस्थितियाँ जो ऐसी थी, उसकी वजह से जो है कि आपका ये पूरा नहीं हो पाया संकल्प, ठीक है ना। तो जो 26-27 आईएमएफ का अनुसार जो आकलन किया गया उसमें हो सकता है कि आंसर ए माना गया है, बिहार के द्वारा, बिहार आयोग के द्वारा, ठीक है। चलिए 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत को एक अल्प विकसित देश कहा जाता है उसके नियोजन की आवश्यकता के कारण। नहीं, अल्प विकसित देश करने का मतलब है तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है और कृषि पर अधिक निर्भरता हमारी हो रही है। औद्योगिक उन्नति की मंद गति के कारण भी हमारा जो है यहाँ पे उद्योग बहुत ज़्यादा है नहीं, और यहाँ पे उन्नति उतना उद्योग के मामले में नहीं है, ठीक है। नियोजन की आवश्यकता के कारण ऐसा नहीं है कि अल्प विकसित देश ही हो जाता है, ठीक है। चलिए इसका हम लोग ना डिटेल पढ़ते हैं। ये 40वीं का क्वेश्चन है आपका
तो उस समय भारत एक विकासशील देश है, न कि अल्प विकसित देश है। वर्तमान में तो ये अल्प विकसित देश नहीं है, विकासशील देश है। और इस प्रकार तकनीकी दृष्टि से प्रश्न ही दोषपूर्ण लग रहा है। अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है: विकसित, विकासशील और विकसित। अल्प विकसित देशों में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सबसे कमजोर और सबसे गरीब देश आते हैं, ठीक है ना। तो भारत पारंपरिक रूप से अल्प विकसित देशों का प्रबल समर्थक रहा है। अल्प विकसित देशों का तो समर्थक है ना भारत, और ये जो है इस समूह के गठन में सक्रिय भूमिका भी निभाता है। अल्प विकसित देशों के लिए अलग से श्रेणी सृजन करने की विचार भी 1968 में दिल्ली में आयोजित किया गया था, और अंकटाड के दूसरे सत्र में विस्तृत चर्चा भी हुई थी इस बारे में, ठीक है ना। तो अल्प विकसित देशों का भारत लगातार समर्थन करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है, भारत में आर्थिक विकास अवरुद्ध रहा है, मुख्यतः क्यों? क्योंकि उपयुक्त सभी कारण हैं। एक तो अकुशल कृषि व्यवस्था है, अनियमित औद्योगिकीकरण के कारण, और पाश्चात्य सामाजिक अभिवृद्धि के कारण। तो आर्थिक विकास हमारा अवरुद्ध होने का कई कारण होता है। अकुशल कृषि व्यवस्था, अनियमित औद्योगिकीकरण और पाश्चात्य सामाजिक अभिवृद्धि शामिल हो गया इसके कारण भी। तो ये सारा मेंस टाइप का क्वेश्चन है, जैसे कि आपका एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि आर्थिक विकास के लिए क्या है, नहीं है। तो इसमें बहुत ज़्यादा फैक्ट है नहीं, इस टाइप का जो टॉपिक रहेगा तो इससे फैक्ट नहीं रहेगा, इसमें आपका कॉन्सेप्ट ही काम करेगा। यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए, तो आंसर बी है, एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था में, ठीक है। चलो 6 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, आ जाओ 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। विश्व के नवीनतम विकास प्रतिवेदन के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है? तो हमारा 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था, लेकिन जो आपका 15 दिसंबर 2025 का डाटा इसमें ऐड कर दिया गया है, और विश्व बैंक के द्वारा जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसके अनुसार जीडीपी के संदर्भ में विश्व की शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत 5वें स्थान पे है जीडीपी के संदर्भ में, ठीक है ना। और भारत से बड़ी तो जो 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, ठीक है, जीडीपी के आधार पे विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया रिपोर्ट लेटेस्ट है 15 दिसंबर 2025 को। और भारत से बड़ी 4 अर्थव्यवस्था कौन कौन है? अमेरिका है, चीन है, जर्मनी, जापान, ठीक है। बगल में बच्चा लोग खेल रहे हैं इसलिए थोड़ी सी आवाज़ आती है। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। आप 4 याद रखिएगा, अमेरिका, चीन, जर्मनी, जापान, और 5वां भारत, ठीक है। किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनियम किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की थी? तो ये है यूनियन बजट 92-93, ठीक है। इसमें उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली यूनियन बजट 92-93 में तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा ये घोषणा की गई थी, ठीक है। 8 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 8वां प्रश्न देखिए आपका क्या कह रहा है। 91 की जो आर्थिक नीति का लक्ष्य क्या था? तो सभी था हमारा जो एलपीजी है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। और 9वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, भारत में किस क्षेत्र को वैश्वीकरण में सबसे अधिक लाभ हुआ है? तो सेवा के क्षेत्र में जो है कि 70वीं का क्वेश्चन है ये, ठीक है। सेवा के क्षेत्र में वैश्वीकरण का सबसे ज़्यादा लाभ हुआ है। विभिन्न देशों के मध्य परस्पर संबंध जो है तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण होता है। भारत में वैश्वीकरण से सभी क्षेत्र लाभान्वित हुए हैं, लेकिन सर्वाधिक लाभ किसको हुआ है? सेवा के क्षेत्र को हुआ है, सेवा का क्षेत्र को हुआ है। ये आपका 9 नंबर प्रश्न है। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा गया है? आर्थिक सुधार का जनक हम लोग को पता है, पीवी नरसिंह राव को कहा गया है, ओके। कांग्रेस के द्वारा जो अन्य दलों के साथ निर्मित गठबंधन सरकार के जून 91 में 1991 में सत्ता में आने के बाद तत्कालीन जो वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जुलाई 1991 से आर्थिक सुधारों को, जिसे नई आर्थिक नीति हम लोग कहते हैं, 91 में हुआ था, उसको लागू किया, ठीक है। और उस समय प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव थे। इसी कारण हम लोग उदारीकरण की नीति को राव मनमोहन मॉडल भी कहते हैं। पीवी नरसिंह राव को हम लोग भारत के आर्थिक सुधार का जनक कहते हैं, और मनमोहन सिंह जी को हम लोग आर्थिक सुधारों का अग्रदूत कहते हैं, ठीक है।
तो जनक जब आए तो नरसिंह राव क्योंकि प्रधानमंत्री थे और मनमोहन सिंह अग्रदूत थे क्योंकि उन्होंने ही जो ये मॉडल लाया था नई आर्थिक नीति का 91 में। ठीक है, चलिए 11 नंबर प्रश्न देखिए, कौन सा आर्थिक अधिसंरचना में नहीं आता है? शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं आता है हमारा आर्थिक अधिसंरचना में। वहाँ पे सड़क, रेलवे और ऊर्जा आता है। ठीक है, अधिसंरचना दो प्रकार का होता है, एक भौतिक और सामाजिक। भौतिक और आर्थिक अधिसंरचना के अंतर्गत आपका ये सब जो है सड़क, बिजली, ऊर्जा, जल, परिवहन ये आते हैं। और सामाजिक और आर्थिक अधिसंरचना के अंतर्गत आपका जो है स्वास्थ्य, शिक्षा, बीमा, आवास ये सभी आता है। तो जब सामाजिक का नाम जुड़ा हो, आर्थिक संरचना सामाजिक के साथ जब जुड़ा हो तो स्वास्थ्य, शिक्षा, बीमा, आवास। और जब भौतिक के साथ जुड़ा हो तो जो भौतिक सुविधाएं होती है ना, जैसे सड़क, बिजली, ऊर्जा, परिवहन, ये सारा चीज़। ठीक है, ये जो है सामाजिक इसका जिसका संबंध होता है मानवीय कौशल के विकास से। ठीक है, इन्हें आधारभूत संरचना भी हम लोग कहते हैं क्योंकि अर्थव्यवस्था के विकास में इसकी आधारभूत भूमिका होती है। ओके, चलिए 12 नंबर प्रश्न हम लोग आते हैं, सामाजिक संरचना में किसे शामिल नहीं करते हैं हम लोग। फिर से क्वेश्चन वही है, तो तार संचार, दूरसंचार ये तो सामाजिक में नहीं आ गया, ये तो भौतिक में आ गया, हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। 13 नंबर प्रश्न आइए देखते हैं हम लोग। 13 नंबर, भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त हित का क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर है डी, किसी उद्यम में सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों ही का सम्मिलित स्वामित्व हो तो ये संयुक्त क्षेत्र कहलाता है। दोनों होना चाहिए ना, सरकारी और निजी दोनों। ठीक है, तो 14 नंबर प्रश्न में आइए हम लोग देखते हैं। 14 नंबर नहीं है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका राष्ट्रीय आय। ठीक है, राष्ट्रीय आय का पहला प्रश्न क्या है? पहला क्वेश्चन है आपका कि भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान जारी करता है? तो आपको पता है कि ये जो है 1951 में मई में CSO का गठन हुआ था, जो भारत की राष्ट्रीय आय की गणना पहले करता था, पर अब तो चेंज हो गया ना। अब 2019 में CSO तथा NSSO को मिलाकर अब NSO बन गया है, तो इसलिए अब NSO का ही नाम इसमें आएगा। ठीक है, तो जो वर्तमान में राष्ट्रीय आय क्षमकों का आकलन कर रहा है NSO, नॉट CSO, NSO कर रहा है क्योंकि 2019 में ये चेंज हो गया CSO और NSSO को मिला के। ठीक है, अब चलिए हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं जल्दी से। भारत के राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? सेम क्वेश्चन है कि जो भारत के राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा, तो NSO। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर भी प्रश्न आपका सेम चीज़ है, NSO। ओके, 4 नंबर प्रश्न, भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है बताओ? भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत उद्योग है। अद्यतन आंकड़ों के अनुसार देखा जाए, इसमें आपको बहुत सारा चीज़ 2025 का भी ऐड कर दिया गया है क्योंकि ये बिल्कुल ही नया और लेटेस्ट आपका BPSC का भी वाक्य है। ओके ना, तो भारत की जो राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत उद्योग होता है। हालांकि GVA में सर्वाधिक योगदान तो सेवा क्षेत्र का है, लेकिन 30 मई 2025 को एक राष्ट्रीय आय का अंतिम अनुमान आया था। 2024-25 के अनुसार एक रिपोर्ट आई थी जिसमें GVA में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी में क्रमशः 19% के करीब जो है आपका प्राथमिक क्षेत्र, 25% के करीब द्वितीयक क्षेत्र और 55% तृतीयक क्षेत्र है। ठीक है, तो ये आपका आकलन उस समय का, अभी लेटेस्ट। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न हो गया आपका। चलिए हम लोग 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। ये डाटा आप ना प्लीज़ ऐड ही कर लो क्योंकि अब पहले का भी करंट अफेयर्स पूछ रहा है। 30 मई 2025 का है, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है और करंट अफेयर्स है आपका। ये डाटा याद करना है, ज़रूरी है। प्राथमिक और द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में कितनी हिस्सेदारी है? ठीक है, 19.7% प्राथमिक, द्वितीयक क्षेत्र में 25.3% और तृतीयक क्षेत्र में आपका है 55%। तो ये डाटा बिल्कुल भी कंफ्यूज ना करना और एक डायरी बना लो जिसमें कि आपका इकोनॉमिक्स का करेंट डाटा रहना चाहिए और आप उसको बस ऐड करते जाओ। ठीक है ना, ऐड करते जाना। जब से बजट वगैरह जब पढ़ोगे तो आप उसको डाटा आप ज़रूर से अलग से ऐड करते जाओ। 5 नंबर प्रश्न क्या है? भारत की उन्नति संतोषजनक रही है किस क्षेत्र में? कुल राष्ट्रीय उत्पाद में बढ़ोतरी के संबंध में। ठीक है,
तो कुल राष्ट्रीय उत्पाद में बढ़ोतरी के संबंध में जब प्रश्न काल है, ये तो 94 का है, बट इसमें कुछ करंट डाटा ऐड करके आपको दिया गया है बॉक्सेस। ज़रूरी है पढ़ना, बोर होकर भाग नहीं जाना, या तो फिर से खुद से ही पढ़ लेना, ठीक है। जब कोविड-19 का अवधि था 2021 तथा 21-22 को अगर छोड़ दिया जाए तो प्रथम पंचवर्षीय योजना को छोड़कर वर्ष 1974 तक अर्थात चौथी पंचवर्षीय योजना तक सभी योजनाओं में राष्ट्रीय आय के वास्तविक विधि निर्धारित लक्ष्य की अपेक्षा कम ही रहा है, ठीक है। वर्ष 1980 में क्या है, वर्तमान से अभी से 1980 से लेकर अभी तक का अवधि में राष्ट्रीय आय की वृद्धि संतोषजनक मानी जा सकती है। भारत का जो विभिन्न पंचवर्षीय योजना 12 तक था, अब तक की सर्वाधिक वृद्धि दर 11वीं पंचवर्षीय योजना में दर्ज की गई थी, जो कि 8% है, ठीक। से प्रश्न देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है, क्या है, असंगठित क्षेत्र, जिसका रिकॉर्ड नहीं रहता, ठीक है ना। रिकॉर्ड नहीं रहता है, इसलिए ये असंगठित क्षेत्र जो है ना, राष्ट्रीय आय की गणना में एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और इनका उत्पादन का और आय का कोई रिकॉर्ड नहीं रहता, कोई डाटा नहीं रहता, किसी भी संस्थान से ये ऐड नहीं है, कई बार इसका मौद्रिक मूल्य में मापन ही नहीं किया जाता है। इससे राष्ट्रीय आय की गणना में आंकड़ों की कमी के कारण ही जो है क्या, संगठित क्षेत्र के योगदान का आकलन करना कठिन है। और भारत में तो ये बहुत है, और बिहार में तो काफ़ी असंगठित क्षेत्र हैं, इनके बारे में भी अलग से हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है, तो प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि करके। अगर आपको आर्थिक विकास का इंडेक्स चाहिए कि कैसे करेंगे, कैसे निकालेंगे, किस तरह से प्रदान करेंगे, तो प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि करके देख सकते हैं हम लोग। किसी देश का जो आर्थिक समृद्धि है या आर्थिक विकास है, सर्वाधिक उपयुक्त माप करने का एक यही तरीका होता है, ठीक है ना। प्रति व्यक्ति उत्पाद या प्रति व्यक्ति वास्तविक आय होती है, क्योंकि यह राष्ट्रीय आय के प्रति व्यक्ति उपलब्धता को दर्शाती है। चलिए 8 नंबर प्रश्न हम लोग आते हैं अब। 8वां क्वेश्चन क्या है, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित होता है। तो ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, जीडीपी से रिलेटेड होता है, क्योंकि प्रोफेसर राजकृष्ण ने 1978 में हिंदू वृद्धि दर का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो राजकृष्ण ने वर्ष 1978 में हिंदू वृद्धि दर का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। उनके अनुसार तो हिंदू परंपरा जो विकास के अनुकूल नहीं है, अथवा जिससे विकास को प्रश्रय नहीं दिया जाता है, के कारण ही अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर 3.5% के आसपास बनी हुई है, ठीक है। 3.5% के आसपास ये बनी हुई है। अतः स्पष्ट है कि जो प्रोफेसर राजकृष्ण द्वारा प्रयुक्त हिंदू वृद्धि दर जीडीपी से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए 9 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न क्या कहता है, भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है, तो बिहार ऑलवेज और अभी का जो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 बॉक्सेस में देखो आप, बच्चा लोग हल्ला कर रहे हैं, उसको मना भी नहीं कर सकते। 24-25 के अनुसार वर्ष 2023-24 में चालू कीमतों पर बिहार के प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद 60,337 रुपये है, ठीक है। तो 23-24 में चालू कीमतों पर बिहार का जो प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद 60,337 रुपये है। प्लीज़ नोट डाउन, आप इसको नोट डाउन कर लो और इसको अपडेट भी कर लेना, ठीक ना। चलो 10वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 2017-18 में भारत में जीडीपी की विकास दर 7.2% से घटकर 2018-19 में कितने प्रतिशत हुई है, तो 6.8% उस समय के अनुसार। और अभी आपका 24-25 के अनुसार 2011-12 के स्थिर कीमतों पर, जहां वर्ष 2023-24 में जीडीपी वृद्धि दर में 9.2% दर्ज है, वहीं 2024-25 का जो सेकेंड देखते हैं हम लोग तिमाही में, आपका 6.5% रहने का अनुमान है। ये आपका करेक्ट डाटा है। प्लीज़ नोट डाउन, एक डायरी बना लो आप और इसको नोट डाउन करते रहो। क्वेश्चन यहीं से आते हैं, कहते कहाँ से आता है। चलो 11 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। हाल के केंद्रीय बजट में एफएम ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो एफडीआई की सीमा को वर्तमान से बढ़ाकर क्या कर दिया है, तो 74 कर दिया। और इस टाइप का जो प्रश्न है ना, ऑलवेज आता है, रक्षा क्षेत्र में कितना किया, ये किया, वो किया।
तो इसलिए आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसका डिटेल भी है दिया हुआ, चलिए हम लोग देखते हैं इसको। बजट 2021-22 का है, तो उस समय निर्मला सीतारमण जी ने उसी समय एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% कर दी एफएम के लिए, ओके ना। और अगस्त 2021 से प्रभावी है ये, और 25-26 का देखा जाए तो 74% से बढ़ाकर अब 100% करने की घोषणा भी कर दी गई है। बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ाकर 49% से बढ़ाकर 74 किया गया था पहले। 25-26 में 74% से बढ़ाकर 100% करने की घोषणा की, ठीक है। चलो 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। केंद्र सरकार के भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय जो है वहाँ पे लघु रत्न श्रेणी और फर्स्ट उद्योग को अधिकतम कितनी धनराशि तक वित्तीय सहायता दी गई है? तो 500 करोड़ रुपया। तो इसका आंसर 500 रुपया है उस समय के अनुसार। 2011 का प्रश्न है ये, टिप्पणी का। किसी पीएसयू को मिनी रत्न का दर्जा बनाए रखने के लिए पिछले लगातार 3 वर्षों तक मुनाफा अर्जित करते रहने की आवश्यकता होती है। मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त पीएसयू को बिना सरकार की मंजूरी लिए 500 करोड़ रुपए तक के निवेश की स्वायत्ता होती है। दिसंबर 2025, ये आप प्लीज़ नोट डाउन कर लेना। करंट अफेयर्स अभी लेटेस्ट है आपका। भारत में कुल 26 नवरत्न कंपनियां, अभी चेंज भी हुआ है, और तथा कुल मतलब ऐड भी हुआ है, और 14 महारत्न कंपनियां हैं, ठीक है ना। तो अक्टूबर 2024 में एचएएल को 14वीं महारत्न कंपनी का भी दर्जा दिया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है जो आपका महारत्न और नवरत्न कंपनियां हैं, ये यहाँ से आपका प्रश्न आएगा। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। किसी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है राष्ट्रीय आय और जनसंख्या दोनों से, ठीक है ना। किसी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है राष्ट्रीय आय से भी और जनसंख्या दोनों से, ठीक है। चलो 14 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। साधन लागत पर एनएनपी किसके बराबर है? तो राष्ट्रीय आय साधन लागत पर एनएनपी बराबर है किसके? राष्ट्रीय आय के बराबर है। जब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी की गणना साधन लागत फैक्टर कोष्ठ पे करते हैं तो यह राष्ट्रीय आय एनआई के बराबर होता है। साधन लागत पर एनएनपी एक देश के उत्पादन के सभी साधनों द्वारा मजदूरी, लाभ, लगान और ब्याज के रूप में एक वर्ष में अर्जित साधन आय का योग है। यह राष्ट्रीय उत्पाद है, किंतु राष्ट्रीय सीमा में उत्पादन तक ही सीमित नहीं है। यह शुद्ध घरेलू साधन आय तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन का योग है। 14 नंबर क्वेश्चन राष्ट्रीय आय, ठीक है। इसके बाद आपका ये जो है ख़त्म होता है। कृषि क्षेत्र से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया आपका। कृषि क्षेत्र से रिलेटेड क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करना है, इसलिए इसको नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो लंबा नहीं करते हैं। अब कृषि क्षेत्र वाला जो 2 टॉपिक हो गया आपका, ये तीसरा टॉपिक है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ओके।